ज्योग्राफी का आज ये हमारा क्लास है, जहाँ पे हम ज्योग्राफी क्लास के अंतर्गत जानेंगे दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वतीय श्रेणी एवं पहाड़ियाँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से पूरे बिहार में जो सरकारी स्कूल है उसका शेड्यूल मॉर्निंग कर दिया गया है, जिस वजह से आपको ये वीडियो में तरह तरह के साउंड देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी ट्रैफिक ज्यादा हो रहा है, स्कूल खुल गया, बच्चे जा रहे हैं, शिक्षक जा रहे हैं, जिसके वजह से। और बताना चाहूंगा जो बीएड करना चाहते हैं उनका फॉर्म अभी ऑनलाइन हो गया है, डला रहा है। और जो बिहार होम गार्ड भर रहे थे उनका ना पेमेंट लेवल 2 ही सिर्फ होता है, पेमेंट 1 लेवल से करेंगे तो आपका फॉर्म नहीं फुलफिल होगा, नहीं भराएगा, क्योंकि उसमें सर्वर में तरह तरह की प्रॉब्लम है। ठीक है। और जो बिहार पुलिस का फॉर्म नहीं भरे उनको बता दें कि बिहार पुलिस का फॉर्म जल्दी भर लीजिए, क्योंकि उसका भी सर्वर में तरह तरह की त्रुटियां देखने को मिल रहा है। चलिए अब जानते हैं टॉपिक के बारे में, पढ़ते हैं। देखिए दक्षिण भारत के बारे में पढ़ रहे हैं। भारत का जो नीचे का जो सिरा है, नीचे का, वो दक्षिण भारत का सिरा है। ठीक है। और वहां पे किस प्रकार की परिस्थिति है, पर्वत श्रेणियां, इसके बारे में जानेंगे और यहाँ से क्या प्रश्न बनता है उसके बारे में बताएंगे। जैसे भारत की जो दक्षिण के नीचे का श्रृंखला है, आप इसको इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे आपको दक्षिण का नीचे का श्रृंखला नजर आएगा। ठीक है। तो हम आज यही श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे, नीचे की श्रृंखला के बारे में। इसके लिए हम मैप यहाँ पे ले लिए हैं, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक एक मैप ड्रॉ किया हुआ है जो नीचे के बारे में पढ़ेंगे, दक्षिण भारत के बारे में। तो चल जानते हैं इसके बारे में कि क्या बताया गया पुस्तक में। देखिए कहता है भारत में वृहद क्षेत्रफल में प्रादीपीय पठार है। अब आपको पूछे जाएगा कि प्रादीपीय पठार कहाँ है, तो भारत के नीचे का यानी दक्षिण का जो हिस्सा है, अब बीच से देखेंगे तो मध्य प्रदेश पड़ता है। ठीक है। और उसके नीचे का जो हिस्सा है इसी को कहते हैं हम लोग प्रादीपीय पठार। ठीक है। प्रादीपीय क्यों कहते हैं, क्योंकि इस तरफ पानी है और उसके बाद ये भूमि का हिस्सा है, इसलिए इसको कहते हैं प्रादीपीय पठार। ठीक है। ये गोंडवाना लैंड का ही पार्ट है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आगन्य तथा रूपांतरित सेल से बना है। यानी कि नीचे का जो पार्ट बना है वो बना हुआ है आपका क्रिस्टलीय आगन्य और रूपांतरित सेल से बनी हुई है। ठीक है। आपसे पूछ देगा कि भारत के दक्षिण हिस्सा क्या चीज से बना हुआ है, तो क्रिस्टलीय आगन्य तथा रूपांतरित सेल से बना हुआ है। कहता प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि के अपक्षयन एवं अपवाद के कारण बना है। यानी कि प्रायद्वीपीय भारत जो आपका नीचे वाला है वो ना गोंडवाना लैंड का एक पार्ट है, यानी एक भाग है। ठीक है। कहता इस पठारी भाग में ना चौड़ी तथा छिछली घाटियां है, यानी चौड़ी तथा छिछली घाटियां, घाटियां बोलते हैं घाटियां है। ठीक है। आगे कह रहा है यहाँ पे इस पठार के दो मुख्य भाग है, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का भाग जो कि मालवा पठार के अधिकतर भागों तक फैला है, कहता उसे ना उच्च मध्य भूमि के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन ना एक बार बीपीएससी में आ चुका है कि भारत के ना उच्च मध्य भूमि को चिन्हित करे। ठीक है। तो भारत के उच्च मध्य भूमि जो है ना, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार के मध्य में है, उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। यानी मालवा का जो पठार है ना उच्च भूमि है, यानी वो जो जगह है ना, वो जो स्थल है मालवा का पठार, वो ऊंचा होता है, इसलिए इसको कहता है उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तथा विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि, माने कि जो विंध्य की श्रृंखला है, विंध्याचल पर्वत की जो श्रृंखला है, मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम के अरावली से घिरा है। अरावली जो राजस्थान में है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, जो सबसे पुराना पर्वत है। अरावली श्रेणी गुजरात के पालमपुर के से लेकर राजस्थान के हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर है। तो ये पूछ लेता है कि कहां कहां तक फैला हुआ है, अरावली कहां कहां तक फैला हुआ है। तो अरावली फैला हुआ है आपको अरावली श्रेणी गुजरात के पालमपुर, यानी गुजरात के पालमपुर से शुरू होता है, गुजरात के पालमपुर से। लाइट कितना है, बहुत कम। लाइट कम है, नहीं बढ़ाना नहीं है, लाइट दिख रहा है ना, ठीक। अरावली श्रेणियां गुजरात के पालमपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा, यानी कि जो अरावली जो पर्वत है ना, गुजरात में एक जगह है पालमपुर, वहां से लेकर के राजस्थान हरियाणा से लेकर के दिल्ली तक फैला है। इसकी दूरी की बात करें तो 692 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। तो आपको पूछेगा कि अरावली कहां कहां फैला हुआ है, तो आप स्टार्ट कीजिए गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक फैला हुआ है। 692 यानी 692 किलोमीटर में फैला हुआ है अरावली। ठीक है। जो संसार की ना सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला अरावली। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। कहता है इसका निर्माण ना प्री कैम्ब्रियन काल
जो ये अरावली पर्वत बना था ना, वो बनने का श्रृंखला कब शुरू हुआ था? प्री कैम्ब्रियन काल, इसको ना प्रोटेरोइज यान में मतलब कहते हैं, ये काल है, पीरियड है, प्रोटेरोइज्म पीरियड है, इसको कहते हैं प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है। यह भारत का ना प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। तो आपको पूछेगा परीक्षा में कि भारत के सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सा है, तो अरावली। तो कहाँ फैला हुआ है, तो गुजरात के पालमपुर से लेकर के हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली तक। कहता है विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में से एक है, यानी विश्व में जितने भी प्राचीन पर्वत श्रृंखला है उसमें से ना अरावली एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर। अब परीक्षा में कितना बार पूछा जा चुका है कि गुरु शिखर अवस्थित है कहाँ, था अरावली में। ठीक है, गुरु शिखर कहाँ अवस्थित है, अरावली में। तो पूछेगा कि गुरु शिखर की ऊंचाई कितना है, कितना कितना मीटर तक फैला हुआ है, तो 17-22। ठीक है, 17-22 मीटर, मतलब इसकी जो गुरु शिखर की जो ऊंचाई है 17-22 है। ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, बीपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है, कि पहले तो पूछेगा गुरु शिखर कहाँ अवस्थित है, तो अरावली में। ठीक है, या फिर पूछेगा कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो गुरु शिखर। ठीक है, उसकी ऊंचाई कितना है, तो 17-22 यानी 1722 मीटर है। ठीक है, ये परीक्षा में क्वेश्चन आता ही, आपको याद रखना है। अवशिष्ट पर्वत के लिए एसएससी बीएसएससी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, संसार की सबसे पुरानी यानी पुरानी की अवशिष्ट पर्वत श्रृंखला में से एक है अरावली। ठीक है, कहा जाता है कि संसार में जितने भी पुराने पर्वत है उसमें से एक है अरावली। अरावली अवशिष्ट, लेकिन अरावली का सबसे ज्यादा पार्ट कहाँ फैला हुआ है, तो राजस्थान में। ठीक है, अरावली का सबसे ज्यादा भाग कहाँ है, तो राजस्थान में। ठीक है, कहता है अरावली अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अवशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो ना प्रारंभिक पर्वत अपर्दन की शक्तियों द्वारा ना अपर्दित होकर नीचे हो जाते हैं, तथा उनका ना अवशिष्ट या शेष अवरोध भाग ही दृष्टिगोचर होता है। यानी कि कहा जाता है कि पूर्व में ना अरावली बहुत ऊंचा पर्वत था। ठीक है, लेकिन जब अपर्दन का काम हुआ ना, जैसे कि हवा, पानी, जल, ये सब अपर्दन के कारक है। ठीक है, तो जिसके कारण टूट टूट के जो बच गया ना, उसको बहुत कम बच गया, जो आंखों से आपको दिखता है। क्योंकि इसका निर्माण अन्य प्रकार के पर्वतों पर अत्यधिक अपर्दन होने से होता है, अतः इन्हें घर्षित पर्वत या अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। यानी घिसते 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 यानी टूटते फूटते अभी 17-22 बचा हुआ है। ठीक है, अब उदाहरण में कहता है, मतलब अरावली तो हो गया अवशिष्ट पर्वत, लेकिन भारत में और कौन कौन अवशिष्ट पर्वत है उसके बारे में जानिए। विंध्याचल अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, अरावली तो हो ही गया, एक सतपुरा, ये सब ना अवशिष्ट पर्वत के उदाहरण है, याद रहेगा। विंध्याचल हो गया, अरावली तो हो गया, और सतपुरा, ये सब कैसे पर्वत श्रेणी अवशिष्ट, जो बहुत पुराना है, जो टूटते फूटते झड़ते हुए अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत श्रेणियां है। अब सतपुरा श्रेणी देखिए, सतपुरा श्रेणी दक्कन पठार का ना भाग है। इसका ना विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्य में है। यानी सतपुरा की श्रेणी कहाँ कहाँ फैला हुआ है, परीक्षा में ये भी पूछ देता है। ठीक है, कि सतपुरा की श्रेणी कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो ये गुजरात से शुरू होता है, महाराष्ट्र में जाता है, मध्य प्रदेश में जाता है, छत्तीसगढ़ में जाता है, इतने राज्य में फैला हुआ है। एक बार तो पूछ दिया था कि सतपुरा की श्रेणी कितने राज्य में फैला हुआ है, संख्या दे दिया था। ठीक है, तो आप गिन लीजिए, गुजरात मतलब ये लगभग ना चार राज्य में फैला हुआ है, एक में गुजरात, दो में महाराष्ट्र, तीन में मध्य प्रदेश और चार में छत्तीसगढ़। तो ऐसे पूछ दिया था कि कितने राज्यों में फैला हुआ है, तो 4 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, सतपुरा का राज्य में, 4 राज्य में। इन श्रेणियों में उत्तरी भाग पर नर्मदा और दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी निकलती है। यानी सतपुरा के जो पहाड़ी है ना, उत्तर से एगो नदी निकलता है, एगो दक्षिण से नदी निकलता है। ठीक है, तो उत्तर से निकलेगा नर्मदा, उत्तर से, और दक्षिण से ताप्ती। ठीक है, उत्तर से नर्मदा, दक्षिण से ताप्ती बहती है। सतपुरा श्रेणियां इन दोनों नदियों के ना मध्य है। यानी कि सतपुरा के जो श्रेणी है, सतपुरा के जो पहाड़ है, वो ना एक तरफ नर्मदा हो गया और एक तरफ ताप्ती हो गया, अपने बीच में है। ठीक है, ध्रुवगढ़ चोटी सतपुरा की ना सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ से अब क्वेश्चन आएगा कि ध्रुवगढ़ी किसकी सबसे ऊंची चोटी है, तो सतपुरा की। ठीक है, या फिर घुमा के पूछेगा सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो ध्रुवगढ़ी याद रखिए, परीक्षा में कई बार पूछा है। यह पंचमढ़ी में स्थित है। यानी कि जो ध्रुवगढ़ी जो चोटी है ना, वो कहाँ स्थित है, पंचमढ़ी में। पंचमढ़ी एक जगह हिल स्टेशन है। ठीक है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के ना नर्मदापुरम जिले में स्थित है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ, भोपाल। हाँ ठीक है, यहाँ पे लोग पर्यटन करने के लिए जाते हैं, यात्रा करने के लिए जाते हैं, वहां पे आनंद लेने के लिए जाते हैं, पंचमढ़ी। ठीक है, ये पर्वतीय नगर है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में स्थित है। अब आगे देखते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को ना सहाद्री के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट को, जैसे कि आपका ये इधर पूर्व हुआ, इधर पश्चिम हुआ ना, ये वाला,
तो इसी को कह रहा है पश्चिमी घाट को ना हम सह्याद्री कहेंगे, ठीक है, पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री कहेंगे। पूछता है कि पश्चिमी घाट और किस नाम से जाना जाता है, तो सह्याद्री नाम से, बोलिएगा तभी आपको याद रहेगा, ठीक है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई 1200 मीटर है, यानी पश्चिमी घाट की ऊंचाई की बात करें ना तो 1200 मीटर है। केरल में इसे ना सव्य पर्वतम के नाम से जाना जाता है, माने केरल में इसका नाम एक अलग है, मतलब उच्चार वहां पे बोला जाता है सव्य पर्वतम। पश्चिमी घाट की ना सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अन्नामुडी की चोटी है। अब यहां से पूछेगा कि अन्नामुडी की चोटी कहाँ है, तो पश्चिमी घाट में है। तो कहाँ है, केरल में है, ठीक है। तो पूछेगा पश्चिमी घाटी की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो अन्नामुडी। अन्नामुडी की ऊंचाई कितना है, तो 2695 मीटर, 2695 मीटर, 26 अन्नामुडी, अन्नामुडी की चोटी, ठीक है। कहता पश्चिमी घाट का दक्षिण क्षेत्र, पश्चिमी घाट का दक्षिण क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। तो उत्तर में जो क्षेत्र है ना उससे ज्यादा है ऊंचा पश्चिमी वाला, ठीक है। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समानांतर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक, यानी कि ये जो आपका गुजरात है ना, गुजरात से लेकर के ये आपका तमिलनाडु तक है, यहाँ तक है, ठीक है, समानांतर माने उसी के समानांतर तमिलनाडु तक 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप, जिसको कन्याकुमारी कहते हैं, कुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। कुमारी अंतरीप देखिएगा ना तो यहाँ पे आपको मिलेगा कुमारी अंतरीप, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कुमारी अंतरीप, यहाँ पे एक जगह है, ठीक है, कुमारी अंतरीप। पूछता है, कभी कभी ध्यान रखना है, ये भ्रमतोष ब्लॉक पर्वत है जिसका ना निर्माण स्थल के ना एक खंड के अरब सागर में असंबनन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खरा, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा या क्रमशः नीचे होता हुआ है। कहता 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा पश्चिमी घाट मुख्यतः ना बेसाल्ट सेल से ना एवं गोवा के दक्षिणी ग्रेनाइट और नाइस सेल से निर्मित है। ये यहाँ पे आप देखिएगा ना तो यहाँ पे आपको गोवा मिल जाएगा, ठीक है, गोवा का राजधानी यहाँ पणजी है, ठीक है। कहता नल्ला मलाई पहाड़ियां आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती है। तो ये भी पूछेगा कि नल्ला मलाई की पहाड़ी कहाँ है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तो जब आंध्र प्रदेश की बात आएगा तो आप जान गए कि अब पूर्व में चल गए, यानी पश्चिम की कहानी खत्म। तो देख लीजिए यहाँ पे है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है, यहाँ पे आपको बनेगा थोड़ा छोटा सा तेलंगाना। जब तेलंगाना राज्य बना था ना, जब तेलंगाना का निर्माण हुआ था, तो ये जो मैप ना पहले का है, तेलंगाना दिख रहा है, हाँ तेलंगाना यहाँ है, ठीक है, तेलंगाना यहाँ, ठीक है, तेलंगाना दिख रहा है ना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना, इसके बीच में सीमा कौन बना दिया आपको, नल्लामलाई की पहाड़ी, नल्लामलाई की पहाड़ी। पूछेगा नल्लामलाई की पहाड़ी कहाँ है, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सीमा बनाती है। ये पहाड़ियां कृष्णा और पेन्नार नदी के मध्य स्थित है। एक कृष्णा नदी है, एक पेन्नार नदी है। यह पूर्वी घाट की ना पहाड़ी में पूर्वी तटीय मैदान के लगभग समानांतर विस्तृत है। जवादी पहाड़ियां तमिलनाडु राज्य में है। तो पूछेगा जवादी की पहाड़ी कहाँ है, तमिलनाडु राज्य में है। ये पूछता है, बीपीएससी में एक बार पूछा था जवादी पहाड़ी के बारे में। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी की पहाड़ी। आप पूछेगा कि पहाड़ियों की रानी कौन है, नीलगिरी की पहाड़ी, याद रखिए नीलगिरी की पहाड़ी है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के ना सम्मिलित स्थल पर स्थित है, यानी पूर्व के घाट और पश्चिमी घाट जहाँ के मिलता है ना उसको कहते हैं नीलगिरी की पहाड़ी। मतलब इधर इधर पूर्व वाला हुआ ना, इधर पश्चिम वाला हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे आके मिलता है, यहाँ पे है एक नीलगिरी की पहाड़ी, ठीक है, इधर का पहाड़ी इधर का पहाड़ी आके मिल गया, ठीक है। यहीं पे इलायची का खेती होता है, कार्डमम पहाड़ी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिए नीलगिरी की पहाड़ी। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन सा हो गया, नीलगिरी की पहाड़ी, याद रहेगा। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल नीलगिरी की पहाड़ी, याद रहेगा ना, याद रखिए, परीक्षा का क्वेश्चन है। कहता है, फिर से सुनिए, नीलगिरी की पहाड़ी पूर्वी एवं पश्चिमी घाट का ना सम्मिलित रूप स्थल है। कहता है दोड्डा बेटा नीलगिरी की पहाड़ी की ना सर्वोच्चम चोटी है। अब पूछेगा कि दोड्डा बेटा कहाँ की चोटी है, तो नीलगिरी की, यानी नीलगिरी की जो पहाड़ी है ना उसका सबसे ऊंचा वाला चोटी है जिसका नाम है दोड्डा बेटा। और दोड्डा बेटा की ऊंचाई की बात करें तो 2637 मीटर है, 2637 मीटर, यानी 2637 मीटर है, जो नीलगिरी की पहाड़ी में स्थित है। दोड्डा बेटा कहाँ है, नीलगिरी की पहाड़ी में। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध डोडा जाति का नाम है टोडा, जाति का नाम है टोडा। ये ना तमिलनाडु में पाया जाता है, यह पहाड़ पर रहता है टोडा जाति जनजाति है, ठीक है। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध टोडा जनजाति इसी पहाड़ी में मिलेगा, कौन सा, टोडा वाला में जनजाति यही निवास करते हैं। अन्नामलई पहाड़ियां केरल में तमिलनाडु के राज्य सीमा बनाती है। अब एक और पर्वत का नाम आ गया अन्नामलई, पहाड़ी का नाम हो गया अन्नामलई। अन्नामलई क्या है, पहाड़ी है जो केरल और तमिलनाडु के बीच ना सीमा बनाएगा, ठीक है। इसकी सर्वोच्च चोटी अन्नामुडी है, अभी दूसरा नाम है अन्नामुडी, ठीक है। अन्नामुडी केकर सर्वोच्च ऊंची चोटी है, अन्नामलाई के।
अन्नामलाई में सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी की। कह नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्य में विस्तृत है। तो अब आपको पूछेगा नीलगिरी पहाड़ी कई राज्य में फैलल है? तो 3 राज्य में। अब कौन कौन राज्य है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। देखिए एग्जाम में अगर बहुत हार्ड क्वेश्चन करना पड़ेगा ना तो वो पूछ देगा संख्या राज्य के कई राज्य में फैलल है, तो बताते रहो। अब आपका ज्योग्राफी कमजोर रहेगा तो कैसे आप उसको सॉल्व कीजिएगा। आई जो अभी पढ़ा रहे हैं ना, कोई इंटर में है, कोई बीए में है, ज्योग्राफी ले है तो तो बल्ले बल्ले है इस चीज, क्योंकि उसको अभी ये जानकारी हो जाएगा। लेकिन जो जनरल कंपटीशन में उसका ना 1 बार 2 बार 3 बार रिवीजन करेगा तब जाके उसको कंठस्थ होगा, ये सब चीज याद रहेगा, नहीं तो परीक्षा में तो भूल जाएंगे आप, याद नहीं रहेगा कथी पूछ रहा है। आप प्रत्येक चीज को मैप बना कर ड्रॉ करिएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगी कौन चीज कहाँ है कैसे है, ठीक है। ये सब मैप बनाकर ही समझने में ज्यादा फायदा होता है, ठीक। तो 4 राज्य में नीलगिरी पहाड़ी पर्वत फैलल है। कौन कौन राज्य है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। कहता है कार्डमम पहाड़िया, कार्डमम पहाड़ी वो है इलायची वाला, ठीक है। कार्डमम पहाड़िया दक्षिण भारत में ना, दक्षिण भारत में पश्चिमी घाट के केरल में दक्षिण पूर्व हिस्से में ना, तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में ना अवस्थित है। यानी कार्डमम पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। कहता इन पहाड़ियों पर ना इलायची, वही खाते हैं ना इलायची, वही इलायची चाय में रख देते हैं तो उसको कार्डमम अंग्रेजी में बोलते हैं। इस पहाड़ी पर ना कार्डमम यानी इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर होती है। तो आपको पूछेगा कि इलायची कहाँ होता है सबसे ज्यादा? नीलगिरी की पहाड़ी पर। अब उस पर इलायची होता है ना, इसलिए उसका नाम रख दिया कार्डमम की पहाड़ी, ठीक है। सबसे ज्यादा इलायची होता है। अब है आपको जाना सेवराय की पहाड़ियां। सेवराय की पहाड़ियां तमिलनाडु में कहाँ है? हाँ, सेवराय की पहाड़ियां तमिलनाडु के ना सेलम, सेलम ने एक जिला है तमिलनाडु में, ठीक है, कि सेलम के पास अवस्थित है। ये पहाड़ियां पूर्वी घाट का हिस्सा है। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकॉड, मतलब जहां पे लोग पर्यटन करने के लिए जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, उसका नाम है यारकॉड। इन्हीं पहाड़ियों पर ना स्थित है। महादेव पहाड़िया सतपुरा पर्वत श्रेणी का भाग है। यानी एक पहाड़ी का नाम है महादेव पहाड़िया। ये जो है ना पर्वत सतपुरा का ही एक भाग है जो मध्य प्रदेश राज्य में है। अब पूछेगा महादेव पहाड़िया कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। कहता है कैमूर पहाड़िया मध्य प्रदेश से बिहार। अब अपना एगो कैमूर जिला है ना, कैमूर जिला के नाम सुने हैं? कैमूर जिला, कैमूर, कैमूर सुने हैं? तो कैमूर जो है ना, देखिए महादेव कैमूर पहाड़ियां, मतलब पहाड़िया का नाम है कैमूर, पहाड़िया का नाम है कैमूर। कैमूर पहाड़िया मध्य प्रदेश से बिहार तक, यानी शुरू होता है मध्य प्रदेश से, आता है बिहार में, ठीक है। तो कैमूर पहाड़िया मध्य प्रदेश से बिहार के सासाराम तक, ये जो सासाराम शेषासुरी वाला सुने है ना, यानी सासाराम तक फैलल है, ठीक है। कैमूर की पहाड़ियां शुरू होता है मध्य प्रदेश से, चल आता है बिहार तक। बिहार के कौन जिला? सासाराम तक विस्तृत है। आगे गढ़जात की पहाड़ियां मुख्यतः उड़ीसा में है। पहाड़ी का नाम है गढ़जात। गढ़जात की पहाड़ियां उड़ीसा राज्य में स्थित है, जहां गोंड जनजाति निवास करते हैं। कहता अजंता श्रेणी का विस्तार ना केरल और महाराष्ट्र में है। अजंता सुने ना, अजंता के बारे में पढ़ा है बौद्ध में। तो अजंता की जो पहाड़ी है ना, अजंता की जो पहाड़ी है वो आपको ना फैलल है केवल महाराष्ट्र में है, केवल महाराष्ट्र में। अजंता की पहाड़ी कहाँ है? केवल महाराष्ट्र में, माने महाराष्ट्र के अलावा और कहीं वो फैला नहीं है, एक ही राज्य में। अजंता की पहाड़ी सिर्फ एक ही राज्य में है, सिर्फ महाराष्ट्र में, ठीक है, याद रहेगा। कहता रामगीर की पहाड़ियां तेलंगाना में है। रामगिर की पहाड़ियां तेलंगाना में है, यह पूर्वी घाट का हिस्सा है। रामगिर की पहाड़ी पूर्वी घाट का हिस्सा है। कहता मैकाल श्रेणी सतपुरा श्रेणी का पूर्वी भाग है। एक पहाड़ का नाम है मैकाल, ठीक है। तो ये पूर्वी भाग का एक और श्रेणी है मैकाल। मैकाल श्रेणी सतपुरा श्रेणी के पूर्वी भाग का भाग है। यह मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। तो आप पूछेगा कि मैकाल पर्वत कै गो राज्य में है? तो 2 गो। कौन कौन? एगो छत्तीसगढ़ है, एगो मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इस तरह से ना आप पर्वत के बारे में जान लिए हैं। अब आप मैप ड्रॉ करके इसको क्लियर कीजिएगा ना तो आपको सब याद रहेगा। यानी मैप बना करके बैठाना है कौन कौन कहाँ है, मैप बना लीजिए और चेंज काट करके उसमें ड्रॉ कीजिए कौन कहाँ है कौन कहाँ है। तो परीक्षा में ना इससे आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, नहीं गड़बड़ाएगा, ठीक है, समझ गए। तो आपसे चलते चलते एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, बताइए कि आरावली की पहाड़ी किस राज्य में मुख्यतः फैली हुई है? कृपया कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।